Good morning, everyone. Good morning, ma'am. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 हम पढ़ने वाले हैं। जून में आप लोग इसे अटेम्प्ट करने वाले हो। सबसे पहले इसकी मार्किंग समझ लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है ये। 100 मार्क्स जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले। सेक्शन बी 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होते हैं। तो सेक्शन ए हमारा 30 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी हमारा 30 मार्क्स का हो गया। ए और बी ओटीटी आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेक्शन सी जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स ईच वाले। टोटल ये 40 मार्क्स का होता है। इस तरह से हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर पीएम का आता है। सेम ही मार्किंग है जैसे एफआर एफएम में होती है, सेम वैसे ही है यहाँ पर भी। ठीक है। अब पीएम का जो वेटेज है थियरी और प्रैक्टिकल पोर्शन का, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सेम एफएम जैसा ही है। 40% करीबन की थियरी आएगी और 60% हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें आने वाला है। और दिक्कत ये है कि पीएम का पहले मैं आपको एक बारी सिलेबस दिखा देती हूँ। इतना छोटा सा सिलेबस है पीएम का। तो इसमें करीबन 15 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन 15 में से चैप्टर नंबर 1 हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन ही है। आप सबने एमए पढ़ी हुई है ना? हाँ, सबने पढ़ी हुई है। ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन ही है। इसको सबसे एंड में देखेंगे अपन। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। इट इज जस्ट जो एमए में टॉपिक्स आप पढ़कर आए हो उसका सिर्फ यहाँ पर रिवीजन दिया हुआ है। तो बचे हमारे 14 चैप्टर्स। इन 14 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2, 3 और काइंड ऑफ चैप्टर 13, 14, 15 ये हमारे एक तरह से थियोरी के चैप्टर्स हैं। हालांकि इसमें इतनी थियोरीज नहीं है, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्सचर है। ये टोटल प्योरली हमारे थियोरी के चैप्टर्स हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमारा रहता है वो होता है चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 12 तक। ठीक है। तो काफी छोटा सिलेबस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। तो अच्छा है ये आपके लिए। बट सबसे दिक्कत जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ है वो है इसकी लो पासिंग परसेंटेज। हमारे जो स्किल लेवल है, स्किल लेवल में जितने भी पेपर्स हैं उनमें से सबसे कम पासिंग परसेंटेज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जाती है। इट इज अराउंड 40 to 45% ओनली। अब ऐसा क्यों है? सिलेबस तो बहुत छोटा है, तो हमें समय ज्यादा मिलना चाहिए, बट फिर भी बहुत कम बच्चे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पास कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका जो पेपर आता है वो टोटली, भाई सारे ही पेपर आपने देखे हैं, इसमें जो पेपर आते हैं वो टोटली कंसेप्चुअल स्टडीज के बेसिस पर आते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा कोई पेपर जो बहुत एकदम रट करके आप उसमें दे सको, है ना? लॉजिक अप्लाई करने पर ही आप उसमें पेपर सॉल्व कर पाते हो। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब अपन पढ़ेंगे तो ये टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है, ये इस तरह का सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझोगे आपको चीजें बहुत हार्ड लगेगी। लॉजिक अगर आप इसमें अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं। और मार्क माय वर्ड्स, आप यहाँ पर कितने भी क्वेश्चंस कर लो, आप स्टडी टेक्स्ट कर लो, स्टडी हब कर लो, एग्जाम किट पूरा कर लो, पेपर में हमेशा नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। इनफैक्ट कई बार इतना डिफिकल्ट पेपर भी आ जाता है कि आपको ये तक नहीं समझ आता कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर 4 से आया, 5 से आया, 6 से आया, 8 से आया, किससे आया है। 2-3 का मिक्स भी आ जाता है कि जिसमें 3-4 टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। तो
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डे 1 से जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। लॉजिक हर चीज का आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसका लॉजिक क्लियर है। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. नेहल, देवांश, सुधांशु, सिमरन, आदित्य। यस मैम। आदित्य, सिमरन, नेहल, Yes, आप ma'am. में ही देने वाले हो ना ये पेपर? Yes, ma'am. यस मैम। इसको डे 1 से Yes, ma'am. को अच्छे से लेकर चलना है। ऐसा नहीं करना लाइव क्लास डेली अटेंड करनी है। इसके सारे क्वेश्चंस, मतलब जितनी आपने अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, एफएम में करी हो, टैक्स में करी हो, एफआर में करी हो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सॉल्व करने ही है। मैं यहाँ पर आपको कम क्वेश्चन कराने वाली हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे आपके दिमाग में उसका आइडिया नहीं बैठेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें होमवर्क अपने को ज्यादा करना पड़ेगा, और आपको सारे होमवर्क मुझे टाइम टू टाइम भेजने पड़ेंगे, तभी ये जो पेपर है अपना पास अपन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है हिया? Yes, ma'am. चलो, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया। चैप्टर नंबर 4 भी सबसे एंड में करेंगे अपन। हम जो स्टडी स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, वो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज हमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है ये किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। भाई जब कभी भी आप बिजनेस करते हो, आप भले सर्विस सेक्टर में हो, आप भले ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी में भी हो, खर्चा तो हमें करना ही पड़ता है। हमने देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि खर्चे हमें करने होते हैं। खर्चे दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट खर्चा हमें करना पड़ता है। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो हमें बेसिकली पढ़ना होता है वो होता है, हम यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो पाएगा, कि या तो आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करो, या फिर हम क्या करें, हमारी जो कॉस्ट है उसे कंट्रोल करें। तो अगर हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है कि बिजनेस हमें अच्छे से करना है, धंधा हमें अच्छे से करना है, तो प्रॉफिट हमें यहाँ पर कमाना है, वो कैसे हो पाएगा? कॉस्ट कंट्रोल करके हो पाएगा। और कॉस्ट कंट्रोल करने के जो अलग अलग तरीके हैं, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, बोलो भाई, ठीक है क्या? Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम, सीवीपी एनालिसिस, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। चलो, प्रॉफिट कैसे निकलता है मुझे बताओ? सेल्स या फिर रेवेन्यू? प्रॉफिट कैसे आता है बताओ? माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है क्या? प्रॉफिट की बात चल रही है यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे। और इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स में से टोटल कॉस्ट हटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यस मैम। Yes, ma'am. एक सेकेंड। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, टैक्स आ गया, सब आ गया एक तरह से। ठीक है, चल। बट अगर मोटा मोटा अपन बात करें तो भाई धंधा क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है? हमारा जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से जो जो भी हमने खर्चा किया उसे हटा दो, तो जो भी हमारे लिए बचा है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात
को एक बारी अपन साइड रखें तो कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, होती क्या है डायरेक्ट कॉस्ट? जो कि प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। के प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है ना, मतलब जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अगर कोई ऐसी मशीन है जो उसी प्रोडक्ट के लिए लाई गई है, तो वो मशीन का जो खर्चा है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। बोलो। यस मैम। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? रेंट, वेयर हाउस। रेंट हो गया वेयर हाउस का। और बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस में जो कॉस्ट लग रही है, बट वो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं कर रही। वो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, इस प्रोडक्ट के लिए हम मुझे उसे स्पेसिफिकली नहीं करें। जैसे सपोज किसी बिजनेस में 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। इस तीनों प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो जाएगी? जो इसको बनाने के लिए स्पेसिफिकली की जा रही है, जैसे कि इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा होगा, इसको बनाने में जो लेबर लग रही होगी, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? जो इस बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं, डायरेक्टली इस स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे। जैसे आपने बिजनेस का ऑफिस कहीं बना रखा होगा, तो उस ऑफिस में होने वाले जो खर्चे हैं, उस ऑफिस का जो रेंट है, उस ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस ऑफिस को चलाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स आपने वहां पर हायर कर रखा है, उस ऑफिस में अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस आप कर रहे हो, तो वो जो खर्चे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट के खर्चे हो जाते हैं ना, उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में ये बात समझ ली। अब मुझे थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के हिसाब से समझा दो तो। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? मैम जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। थोड़ा और इलैबोरेट करोगे देवांश इसे? मैम जैसे कि अगर अपन 1 यूनिट बना रहे हैं तो उसमें 10 रुपए की कॉस्ट आ रही है, और अगर अपन 10 यूनिट बनाएंगे तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर हमारी यूनिट्स इंक्रीज होगी या कम होगी, तो ये जो हमारी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी या कम होगी। डायरेक्ट जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा, वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। या फिर अगर मैं उल्टा बोलूं कि जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा, वैसे वैसे जो कॉस्ट चेंज होगी उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि मेरे लेवल ऑफ इनपुट के साथ जो कॉस्ट वेरी करती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो भाई रॉ मटेरियल, लेबर, अगर हम 10 यूनिट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल 10 यूनिट के हिसाब का ही लगेगा। अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल 1000 यूनिट के हिसाब से लगेगा। लेबर के साथ भी वही बात है, 10 यूनिट बनाने में कम लेबर लगेगी, 1000 यूनिट बनाने में ज्यादा लेबर लगेगी। क्लियर है ये बात? सिमरन, नेहल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो है कि जो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है। यानी कि आप अगर 10 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट सेम रहेगा, अगर आप 1000 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट सेम रहेगा। दैट इज फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? तो टोटल जो कॉस्ट है हमारी, उसे अगर हम दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो हमारी कॉस्ट दो ही तरह की होती है, या तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और या फिर फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? नो। सुधांशु? नो मैम। सिमरन? No, ma'am.
चलो, तो अभी जो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज द प्रॉफिट। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने क्या बताया कि एक बिजनेस है, इस बिजनेस के मान लेते हैं मेसर्स ए बी एंड कंपनी, ए एंड बी कंपनी, ठीक है। ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि अगर मुझे ये पूछना है कि प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है, प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट कितना है, प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट, आई एम नॉट आस्किंग कि ए बी का प्रॉफिट कितना है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि प्रोडक्ट ए की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ, बी की वजह से प्रॉफिट कितना हुआ और सी की वजह से प्रॉफिट कितना हुआ, तो कैसे निकाल पाओगे आप? हम हर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को उनके प्रॉफिट से रेवेन्यू से माइनस करके। उनके रेवेन्यू से। अब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो हमें समझ आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल और जो लेबर लगेगी वो हमें पता होगी। बट फिक्स कॉस्ट तो पूरे बिजनेस पे लग रही है, इस प्रोडक्ट पर कैसे लगेगी? हम Either we can प्रोपोर्शनेट कर divide it देंगे। proportionately or evenly. या तो हम उसे क्या करेंगे भाई, अब हमें अभी क्योंकि आगे का हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट टोटल लगी हुई है उस फिक्स कॉस्ट को किसी प्रपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। बोलो सब बच्चे। यस मैम। तो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी होगी, यस एबीसी कॉस्टिंग यस मैम। पढ़ी होगी, ओवरहेड्स पढ़े होंगे ना। यस मैम। यस मैम। तो ओवरहेड क्या होते हैं हमारे, ओवरहेड यही तो होते हैं। ओवरहेड कौन सी कॉस्ट होती है, जो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, तो हमें उसकी जो कॉस्ट है वो अपोर्शन करनी पड़ती है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ओवरहेड रेट निकाल करके, एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के। याद है क्या किसी को? Yes, ma'am. नेहल, सिमरन, Yes, ma'am. सुधांशु, याद आ रही है या भूल गए? याद है मैम। है ना। तो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि भाई प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से उसको निकालेंगे। बट अगर मैं आपसे सिर्फ ये बोलूं कि भाई फिक्स कॉस्ट तो हमारे टोटल बिजनेस के लिए लग रही है ना, मैं अगर ये जानना चाहूं कि मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, 3 में से ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्स में से सिर्फ हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे हटाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेरा खर्चा लग रहा है वो तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही है ना। फिक्स कॉस्ट तो मेरे टोटल बिजनेस के लिए जो खर्चा लग रहा है वो है। बोलो। Yes, ma'am. तो अगर सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से, या फिर अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट अगर हम बोलें, तो वो कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। Yes, ma'am. इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट का टोटल बिजनेस के प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन है उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हटाई जाती है तो उसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। और इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट हटा देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। क्लियर है बात? यस Yes, मैम। ma'am. अभी के एग्जाम्पल के लिए, अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि इस कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट से तो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन। और कंपनी और बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा हमें करना पड़ रहा है दैट इज फिक्स कॉस्ट, उसको हटा देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट इस कंपनी का निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास सेल्स है 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 400, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6000, सॉरी 600। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 1000 की,
तो मेरे को क्या हो गया यहाँ पर? लॉस यस मैम 400 का। सपोज यहाँ पर हमारी जो यूनिट्स थी वो थी 100 यूनिट्स अगर थी तो यहाँ पर यूनिट सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 10। बोलो भाई, 1000 4 सेल है, उस पे वो 100 यूनिट्स पर है, तो एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी हो गई? 10। 10 एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 4। 4 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? 6। 6. यानी कि हम एक यूनिट सेल करके 6 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अब उसके ऊपर से हमारे पास यहाँ पर फिक्स कॉस्ट अकर होती है 1000 की, वो फिक्स है। 100 यूनिट बेचेंगे, 500 बेचेंगे, 1000 बेचेंगे, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहने वाली है। यस मैम चलो अब मुझे बताओ, अगर मेरी यूनिट्स बढ़कर के 200 हो जाती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2000 2000। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800। 800 100 कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1200। 12. 12 फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 1000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 200। 200 अब अगर यहाँ पर ये बीच में 150 यूनिट्स ही रहती तो डेटा क्या निकल कर आता? 1500। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती? 600 600 कंट्रीब्यूशन 900। फिक्स कॉस्ट 1000। अभी भी लॉस रहता 100 का। यस मैम जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ रही है, यानी कि 100 यूनिट सेल करने पे 400 का लॉस है। यूनिट्स और बढ़ाएंगे, 150 यूनिट सेल करेंगे तो 100 का लॉस, और 200 यूनिट्स अगर हम सेल कर पाएंगे तो हमें 200 का अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आई समझ में? इसको देख करके क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये जो लॉस अकर हो रहा है, ये लॉस फिक्स कॉस्ट की वजह से है या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से? फिक्स्ड Fixed कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट की वजह से। यानी कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट में कमी नहीं है। प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है कि आप अगर सिर्फ ये प्रोडक्ट बना के बेचो तो ये प्रोडक्ट तो आपको 6 रुपए दिला रहा है एक यूनिट पे। लॉस किसकी वजह से हो रहा है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ फिक्स खर्चे करने पड़ रहे हैं हमें, उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर Yes, इसकी ma'am. जगह अगर इसकी जगह ऐसा होता कि हम सेल कर रहे थे 10 रुपए पे और इस प्रोडक्ट को बनाने में ही हमें 12 का खर्चा करना पड़ रहा है, तो कितनी भी यूनिट सेल करो, क्या कभी भी प्रॉफिट हो सकता है हमें? नो मैम नो क्योंकि इसका तो कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है। यानी कि 12 रुपए की चीज बना के आप 10 में बेच रहे हो, तो इससे तो कभी भी आप मुनाफे में आ ही नहीं सकते। हमेशा इसमें तो आप नुकसान में ही रहोगे। ओके, तो पहले कंट्रीब्यूशन क्या बताता है? इस प्रोडक्ट को बनाने से, इस प्रोडक्ट को बना के बेचने से कितना हमें मुनाफा हो रहा है, और फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद अल्टीमेटली हमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं कि क्या कोई मुझे यहाँ पर बीईपी बता सकता है? बीईपी, बीईपी क्या होता है पहले तो ये बताओ। ब्रेक ब्रेक इवन इवन पॉइंट पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ऐसा पॉइंट, यानी कि ऐसी यूनिट्स जहां पर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? लॉस है 400 का। यहाँ पे क्या है? लॉस है 100 का। यहाँ पे क्या है? 200 का प्रॉफिट है। तो यानी कि अगर 150 से 200 के बीच की यूनिट्स अगर आप कोई बेचोगे तो वहां पे आप ऐसी सिचुएशन पे आओगे जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, यानी कि जितना कमाया उतना पूरा का पूरा खर्चा हो गया। कोई मुझे बीईपी यूनिट्स निकाल के बता सकता है यहाँ पे? 167 units. कैसे निकाली? अच्छा, अब इस इक्वेशन के हिसाब से अपन चलते हैं, है ना? तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने क्या बोला? बीईपी यूनिट्स। बीईपी यूनिट्स कौन सी होंगी? जहां पे प्रॉफिट 0 है। बोलो। Yes. यस मैम प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है? कंट्रीब्यूशन
माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, यही होता है। यस मैम। अब प्रॉफिट 0 है तो यानी कि वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा जहां पर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा? सिमरन, यस मैम। आ रही है बेटा बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. कंट्रीब्यूशन कितना, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 1000, यानी कि बीईपी पॉइंट वो होगा जहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन 1000 होगा। यस बोलो। मैम। अब 1000 का कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट्स पे आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6। 6। 6। तो 1000 डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो क्या मेरे पास बीईपी यूनिट्स आ जाएगी? Yes, ma'am. 167 यूनिट्स। और इस फॉर्मूले को इलैबोरेट करें तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आया क्या ये समझ में? Yes, ma'am. करके देखो Yes, आप ma'am. लोग। 167 यूनिट्स पे देखो, 167 यूनिट्स पे देखो सेल कितनी होगी? वन सिक्स सेवन जीरो। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 167 मल्टीप्लाई बाय 4, 668। 668। तो ये कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? 1002. 1002। ये राउंड ऑफ हो गया होगा यहाँ पर, इसको मान लेते हैं अपन, ये 670 मान लेते हैं अपन इसको डायरेक्ट। तो ये कंट्रीब्यूशन 1000 हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट विल बी 1000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 0। यानी कि 167 यूनिट जब आप सेल करोगे तब जाकर के आपका जो बिजनेस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आएगा। और 167 यूनिट्स के ऊपर जितनी भी यूनिट्स आप सेल करोगे वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. है ना? तो देखो, जैसे हमने 200 यूनिट्स पे निकाला था, मैंने क्या बोला? 167 यूनिट्स के ऊपर जितना भी आप सेल करोगे, 167 के ऊपर कितना सेल किया हमने 200 यूनिट्स पे? 33। 33 यूनिट्स ही हुआ ना? Yes, ma'am. 33 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन करना एक बार। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 6। कितना आएगा ये? 198. 198। और ये देखो आप, जब हमने 200 यूनिट्स का डेटा निकाला था तो हमारा प्रॉफिट कितना आया था? 200। तो यानी कि बात क्या निकल कर आ रही है? बात ये निकल कर आ रही है कि क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीमेंटल है, कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो उस प्रोडक्ट का हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया कि इस प्रोडक्ट से एक यूनिट को बेचने पे कितना प्रॉफिट हम कमा पाते हैं। ये प्रॉफिट को